दोस्तों आज हम उत्तराखंड हिस्ट्री पर वीडियो शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास के कॉन्सेप्ट को टॉपिक वाइज कवर करेंगे। प्रागैतिहासिक शुरू करते हुए आध्यात्मिक, ऐतिहासिक एंड उत्तराखंड के प्राचीन से रिलेटेड टॉपिक्स को हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, जिसके बाद आपके मन में उत्तराखंड प्री हिस्ट्री को लेकर कोई भी डाउट नहीं रहेगा। साथ ही उत्तराखंड की पुरा प्रजातियाँ जैसे कि कोल, किरात, खस आदि को हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पर कवर करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अतीत का अध्ययन पिछली घटनाओं के साथ साथ इन घटनाओं से जुड़े खोज, संग्रह और व्याख्या से संबंधित होता है। यही कारण है कि इतिहास को जानने और समझने में ऐतिहासिक स्रोतों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इतिहासकारों के अनुसार पास्ट की हिस्ट्री को प्रागैतिहासिक काल, आधैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में विभाजित किया गया है। प्रागैतिहासिक काल इतिहास का वह काल है जब किसी भी प्रकार का लेखन का आविष्कार नहीं हुआ था। इस दौर का ज्ञान कुछ पुरातात्विक खोजों पर आधारित है। जैसे कि हम उत्तराखंड में इसको समझें, उत्तराखंड में कुछ शैल चित्र जो कि पत्थरों पर बने हुए चित्र, शैलाश्रय मतलब जो पत्थर के आपके आश्रय थे, कप मार्क्स पत्थर के औजार और कुछ ताम्र उपकरण जिनके बारे में हम आगे जानेंगे कि उत्तराखंड में किन किन स्थानों से इनकी खोज हुई थी। तो आइए पढ़ते हैं उत्तराखंड का इतिहास। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक नोटबुक और एक पेन पकड़ के जितनी भी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से आपको इंपॉर्टेंट लगती है उसको आप नोट डाउन करते हुए चलिए, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ भी मैं पढ़ा रहा हूँ अगर आप उसे नोट डाउन करेंगे और समझेंगे तभी वो आपको समझ में भी आएगी। और उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास से जो भी आपको डाउट है, ठीक है, जो भी आपके मन में डर है कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ से बनते हैं, वो सारे आज यहाँ से दूर होने वाले हैं। और उत्तराखंड हिस्ट्री से संबंधित जो भी टॉपिक्स हैं सब हमने यहाँ पर कवर किए हैं। बस आपको यहाँ पर फोकस करना है जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड में ऐसे अनेक पुरा साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह क्षेत्र अति प्राचीन काल से मानवीय गतिविधियों से जुड़ा रहा है। उत्तराखंड प्रागैतिहासिक कालिक संस्कृति की सर्वप्रथम जानकारी पाषाण युगीन उपकरण और स्थलों से होती है। अब जो लोग समझ नहीं पा रहे पाषाण युगीन क्या है, पाषाण युगीन आप समझो कि जो पत्थर की चीज़ें थी। देखिए प्राचीन काल में जब मानव का उद्भव हुआ ना, तो उस समय में मानव ने जो चीज़ें यूज की, ठीक है, चाहे वो रहने के लिए हो या खाने के लिए हो, वो ज़्यादातर वो चीज़ें आपकी पाषाण युगीन थी। ठीक है, पाषाण युगीन कैसी, मतलब पत्थर से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उन चीज़ों का उपयोग किया। जैसे उसने रहने के लिए क्या किया, शैलाश्रय का यूज़ किया। शैलाश्रय क्या होते हैं, जो पत्थर के बने हुए आवास होते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा कोई मॉडिफाइड घर नहीं होते हो, बस खाली ऐसे लोकल लैंग्वेज में उन्हें उडियार बोलते हैं और वैसे क्या बोलते हैं, शैलाश्रय बोलते हैं। और मानव को जब खाने की नीड पड़ी तो उसने क्या किया, पत्थरों के औजार बनाए। ठीक है, उनसे ही क्या किया, उन्होंने जंगली जानवरों का शिकार किया और वैसे वैसे करके मानव का विकास होते रहा। और जो जो चीज़ें उस समय मानव ने अपने जीवन में उतारी या ये कह सकते हैं यूज की, वो चीज़ें आज साक्ष्य के रूप में हमारे सामने हैं और उन्हीं स्रोतों के आधार पर हम उनके इतिहास को जानते हैं या कह सकते हैं उनके इतिहास को समझते हैं। तो आगे दिया है उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक काल की जानकारी, यहाँ से प्राप्त शैलाश्रय। मैंने आपको बताया शैलाश्रय होते हैं पत्थर के, ठीक है, जो पत्थर के आवास होते हैं। लोकल लैंग्वेज में इन्हें कहते हैं उडियार। ठीक है, लोकल लैंग्वेज में उडियार। तो शैलाश्रय, शैलचित्र और उस समय के मानव द्वारा उपयोग किए गए उपकरणों से होती है। तो देखिए जितने भी हम आज जानकारी प्राप्त कर पा रहे हैं प्राचीन इतिहास के मानव के बारे में, वो उनके द्वारा यूज किए गए शैलाश्रय, शैलचित्र या उपकरणों, इन्हीं साक्ष्य और स्रोतों के आधार पर उनके इतिहास को जान पा रहे हैं कि वो कैसे जीवन यापन करते थे। ठीक है, रहना जंगलों में, खाना जंगली पशुओं को, चाहे पहले कच्चा खाया, बाद में जब आग की खोज कर ली तो फिर पका के खाया। ठीक है, और उन जानवरों को मारने के लिए मानव ने पत्थर निर्मित, मतलब जो पत्थर से कुछ औजार बनाए जिससे कि उन्होंने जानवर का शिकार किया और उन्हें कच्चा या पका के खाया। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि उत्तराखंड में ऐसी चीज़ें कहाँ से प्राप्त हुई हैं। तो उत्तराखंड में अल्मोड़ा, चमोली और उत्तरकाशी आदि स्थलों से हमें प्रागैतिहासिक काल में मानव से जुड़ी जानकारी के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, कभी क्वेश्चन बन सकता है कि कहाँ कहाँ से आपको मानव से जुड़ी जानकारी मिली है प्राचीन, तो मिली है अल्मोड़ा, चमोली और उत्तरकाशी। आगे दिया है प्रागैतिहासिक काल की संस्कृति का भास सर्वप्रथम पाषाण उपकरणों से होता है, जिन उपकरणों का प्रयोग मानव ने अपने विकास के विभिन्न चरणों में किया। इन उपकरणों में हस्तकुठार, चोपर, फ्लैक्स, स्कैपर इत्यादि शामिल है। मतलब मानव ने उस समय पत्थर से बनी चीज़ों का उपयोग किया और उन्हीं चीज़ों से हमें पता चलता है मानव के इतिहास का। कभी क्वेश्चन ये बनेगा कि उत्तराखंड में पाषाण उपकरण कहाँ से मिले हैं, तो आपको बताना है कि अलकनंदा घाटी और पश्चिमी रामगंगा घाटी। जो अलकनंदा नदी की घाटी है और पश्चिमी रामगंगा की घाटी है, कहीं पर आपको यहाँ पर पिंडर घाटी भी दिया होगा, तो अलकनंदा घाटी और पश्चिमी रामगंगा घाटी से इन उपकरणों की प्राप्ति हुई है। यहाँ पर कुछ पाषाण काल के औजार दिखाए गए हैं, आप देख सकते हैं इनका जो सिरा है ना वो नुकीला है। क्यों, क्योंकि ये शिकार के लिए यूज होते थे और बाद में इन्हीं पत्थरों से इंसान ने आग की उत्पत्ति की।
डॉक्टर मदन मोहन जोशी जी का मत है कि उत्तराखंड में प्राचीन मानव की गतिविधियों के प्रमाण यहाँ स्थित शैलाश्रय में बनाए गए पाषाण युगीन चित्रण से प्राप्त होते हैं। ये शैलाश्रय उत्तराखंड के 2 जनपदों से प्राप्त हुए हैं, अल्मोड़ा और चमोली। जो डॉक्टर मदन मोहन जोशी जी थे, इनका कहना था कि प्राचीन काल में जो मानव की गतिविधियों की जानकारी जो यहाँ के शैलाश्रय हैं, शैलाश्रय मतलब जो उद्यार हैं, ठीक है, जो उद्यार हैं उनमें कुछ चित्र बनाए हैं। किसने बनाए ये चित्र? उसी समय के मानव ने बनाए, ठीक है। और वो चित्र आज तक हैं और इन्हें शैल चित्र कहते हैं। तो इसको आप समझना कि जो उस समय इंसान ने चित्र बनाए थे उन्हें शैल चित्र कहते हैं, और जिस आवास का यूज वो अपने रहने के लिए करते थे उसे शैलाश्रय कहते थे। तो शैलाश्रय में कुछ चित्र हैं और उनके आधार पे ही मानव की गतिविधियों के बारे में जानकारी मिलती है। आगे दिया है, अगर मानव के इतिहास की बात करें तो पुरातत्व की दृष्टि से मानव इतिहास का प्राचीनतम चरण पाषाण युग है, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि जो प्रागैतिहासिक काल का प्रथम चरण था वो पाषाण युग था। पाषाण युग मतलब जहाँ पर मनुष्यों ने पत्थर की चीज़ों का उपयोग किया। उसके बाद भले ही वो धातु युग में भी आए और उसके बाद फिर मृद भांड आए, मिट्टी के बर्तन आए, लेकिन सर्वप्रथम पाषाण युग था जिसमें केवल मनुष्य पत्थरों से चिर परिचित था, ठीक है। और उसके अलावा उसको कुछ नॉलेज नहीं थी, पत्थरों से ही वो शिकार करता था और पत्थरों के घरों पर रहता था। तो जो पाषाण युग है उसे 3 भागों में बांटा गया है, निम्न पाषाण युग, मध्य पाषाण युग और उच्च पाषाण युग। इन तीनों चीज़ों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। पाषाण युग उत्तराखंड, मतलब उत्तराखंड में जो पाषाण युग की कहाँ कहाँ से खोज हुई है जो हमने बात की थी, तो एक तो निम्न पुरापाषाण काल की खोज हुई है यहाँ से और एक मध्य पाषाण काल की हुई है, ठीक है। तो उत्तराखंड के संदर्भ में देखें, निम्न पुरापाषाण काल की खोज कहाँ कहाँ से हुई है? यमुना नदी से हुई है, अलकनंदा नदी से हुई है और पश्चिमी रामगंगा घाटी से हुई है, ठीक है। और इसके साथ ही अल्मोड़ा और खुटानी नाला जो कि नैनीताल में पड़ता है, इस युग के उपकरणों की खोज डॉक्टर केपी नौटियाल और डॉक्टर यशोधर मठपाल ने की थी। तो यहाँ से आपको याद करते हुए चलना है, अल्मोड़ा और खुटानी नाला से जो भी पाषाण उपकरणों की खोज की गई है वो केपी नौटियाल जी और यशोधर मठपाल द्वारा की गई है। निम्न पुरापाषाण काल के बाद मध्य पुरापाषाण काल के भी यहाँ पे कुछ स्रोत या साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। कहाँ से मिले हैं? श्रीनगर के समीप से मिले हैं, जो कि गढ़वाल में पड़ता है। उत्तराखंड में उच्च पुरापाषाण काल के उपकरण मिलने के संदर्भ में सूचना किसी भी इतिहासकार ने नहीं दी है, हालांकि हिमालय क्षेत्र में इसकी मिलने की सूचना है। तो यहाँ पर सिंपल सा फंडा है, अगर आपसे पूछे कि पाषाण काल में निम्न पुरापाषाण काल की खोज कहाँ कहाँ से हुई है, तो आप बताओगे यमुना नदी, अलकनंदा नदी और पश्चिमी रामगंगा घाटी, और उसके बाद अल्मोड़ा और खुटानी नाला से भी ये पाषाण काल के उपकरण प्राप्त हुए हैं जिनकी खोज केपी नौटियाल और यशोधर मठपाल जी ने की है, ठीक है। अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं तो हेडिंग डाल सकते हैं, उत्तराखंड से प्राप्त विभिन्न साक्ष्य, स्रोत और उपकरण, ठीक है, कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अल्मोड़ा का लाखों उडियार। देखो अल्मोड़ा का लाखों उडियार, जो लाखों उडियार है आपके अल्मोड़ा में स्थित है, ठीक है। और यह प्रागैतिहासिक शैल चित्र की पहली खोज है, ठीक है। मतलब सबसे पहले यहाँ के चित्र खोजे गए हैं, जो यहाँ पर लाखों उडियार में चित्र बने थे उनकी खोज की गई थी। और इसकी विशेषता क्या है? इसमें जो चित्र बने हैं ना वो नागफनी आकार के बने हैं, ठीक है। नागफनी का आकार कैसा होता है आपको पता ही है, ठीक है। ऐसे टाइप का कुछ उसका आकार होता है। तो उसमें रंग कौन कौन से यूज हुए हैं? एक तो सफ़ेद, सॉरी यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, और एक हुआ है गेरुआ, ठीक है, एक गेरुआ या लाल कह सकते हो, और एक हुआ है काला। तो 3 रंगों का लाखों उडियार में उपयोग किया गया है, सफ़ेद, गेरुआ और काला। और यह स्याल नदी के दाएं तट पर बाड़ेछीना अल्मोड़ा में स्थित है। अगर आप कभी अल्मोड़ा जाओगे तो बाड़ेछीना में आपको ये लाखों उडियार दिख जाएगा। और इसकी खोज 1968 ईस्वी में महेश्वर प्रसाद जोशी द्वारा की गई थी, जिन्हें हम MP जोशी जी कहते हैं, ठीक है, या MP जोशी के नाम से जानते हैं। उसके बाद मुख्य विषय की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो क्वेश्चन बनते हैं हमेशा मुख्य विषय से ज़्यादा बनते हैं। तो मुख्य विषय है इसका सामूहिक नृत्य करते हुए 34 और 28 मनुष्यों की नृत्य मंडली यहाँ पर दिखाई गई है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। और 6 मनुष्यों को एक जानवर का पीछा करते हुए दिखाया गया है, ठीक है। और इस गुफा में जो चित्र बने हैं उसमें 3 रंगों का उपयोग हुआ है, जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं, सफ़ेद, लाल जिसे लोहित या गेरुआ कह सकते हो, और श्याम और काला। श्याम कहो या काला कहो एक बात है, ठीक है। लाखों उडियार से एक लंबा पशु एवं एक बहुपदीय छिपकली की आकृति भी मिली है, ठीक है। एक पशु का कंकाल और एक बहुपदीय छिपकली की आकृति मिली है। यहाँ लहरदार रेखाओं एवं बिंदु समूह से ज्यामिति चित्रण भी प्राप्त किए गए हैं। मतलब इस टाइप में आपको यहाँ पर चित्र भी दिखेंगे जो कि लहरदार रूप में और ज्यामिति रूप में है। और ये है शैलाश्रय, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। ऐसी जगहों पे मानव पहले से निवास करता था और अपना जीवन यापन करता था, ठीक है। और यहीं पे कुछ चित्र बने हैं जिन्हें हमने शैल चित्र कह दिए, और वो शैल चित्र ही हमारे लिए साक्ष्य हैं। उन्हीं के आधार पर हम पढ़ पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं कि उस टाइम पे मानव कैसे निवास करता था या उसकी क्या दिनचर्या थी, क्या गतिविधि थी, ठीक है। लाखों उडियार की शैलीगत आधार पर कुछ विद्वान इन शैल चित्रों को भीमबेटका के शैल चित्रों के समान मानते हैं या बताते हैं। जो भीमबेटका के शैल चित्र हैं वो MP में है, आपको पता है, वहाँ भी ऐसे शैल चित्र हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि यहाँ के जो शैल चित्र हैं लाखों उडियार और भीमबेटका के शैल चित्र हैं वो समानता दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको समझते हुए चलनी है।
और आगे दिया है अब तक अल्मोड़ा में 12 से अधिक शैलाश्रय खोजे जा चुके हैं और 2 अन्य शैलाश्रय जो कि गढ़वाल हिमालय में खोजे गए हैं, गोरखा उडियार और पिंडर घाटी की किमनी ग्राम में स्थित उडियार। ठीक है, तो इसको हम आगे पढ़ेंगे कि जो चमोली में गोरखा और जो किमनी गांव में स्थित उडियार है या शैलाश्रय है उसको हम आगे जानेंगे। तो अभी तक लाखों उडियार से संबंधित जो भी चीज़ें हमने पढ़ी उसका एक रैपिड रिविजन कर लेते हैं। आइए, हमने पढ़ा कि उत्तराखंड में लाखों उडियार की खोज हुई है। कहाँ से हुई है? अल्मोड़ा में हुई है और स्याल नदी के तट पे हुई है और इसकी जो खोज की थी 1968 में महेश्वर प्रसाद जोशी जी ने की थी। और इसमें जो 3 रंगों का यूज हुआ है वो हुआ है आपका लाल, सफ़ेद और काला। ठीक है, लाल को आप गेरुआ भी कह सकते हैं। और मुख्य विषय क्या है? मुख्य विषय बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना है। इसमें सामूहिक नृत्य करते हुए इंसानों को दिखाया गया है, मनुष्यों का चित्र दिखाया गया है। और आगे इसमें क्या दिखाया गया है? इसमें 34 और 28 मनुष्यों की नृत्य मंडली दिखाई गई है। मतलब ये भी अलग अलग समूह में दिखाई गई है, एक साइड 34, एक साइड 28। ठीक है, 6 मनुष्यों को एक जानवर का पीछा करते हुए दिखाया गया है और इसमें 3 रंगों का उपयोग किया गया है, वो हम पढ़ चुके हैं, सफ़ेद, लाल और श्याम या काला। यहाँ से एक लंबा पशु कंकाल और बहुपदीय छिपकली की आकृति मिली है। एक बार क्वेश्चन बना था कि बहुपदीय छिपकली की आकृति कहाँ से मिली है? बहुपदी मतलब जिसके बहुत सारे पाँव हैं। ठीक है, और यहाँ लहरदार रेखाओं में बिंदु समूह में कुछ चित्र प्राप्त किए गए हैं। और लाखों गुफा की समानता किससे दर्शाई गई है? भीमबेटका के शैल चित्र से दर्शाई गई है। और अब तक अल्मोड़ा में 12 से अधिक शैलाश्रय खोजे जा चुके हैं और 2 अन्य शैलाश्रय हम आगे पढ़ेंगे। फड़कानौली और पेटसाल ये भी अल्मोड़ा में स्थित एक शैलाश्रय हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे शैलाश्रय खोजे गए। हमने बोला ना कि 1 दर्जन से ज़्यादा यहाँ पर शैलाश्रय खोजे गए हैं। तो बात करें फड़कानौली और पेटसाल। फड़कानौली की जो खोज हुई 1985 में और पेटसाल की 1989 में। किसके द्वारा की गई? ये खोज की गई यशोधर मटपाल जी द्वारा। ठीक है, और दोनों ही स्याल नदी के तट पर स्थित है, अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, क्या क्या इनकी विशेषता हैं? फड़कानौली में क्या है? लाखों उडियार से 1.5 किलोमीटर पहले फड़कानौली पर 3 शैलाश्रय मिले हैं। यहाँ पर 3 शैलाश्रय मिले हैं और प्रथम शैलाश्रय की छत नागराज की फन की तरह बाहर को निकली है। इसी तरह पेटसाल है। पेटसाल लाखों उडियार से 2 किलोमीटर दूर स्थित है। पेटसाल से 2 शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं जिसमें चित्र बनाए गए हैं। किसके चित्र बनाए हैं? मानव की आकृतियाँ। और किस रंग से बनाई है? कथई रंग से बनाई है। आपको याद करते हुए चलना है कि जो फड़कानौली है उसमें आपको 3 शैलाश्रय मिलेंगे, पेटसाल में आपको 2 शैलाश्रय मिलेंगे। और पेटसाल की एक विशेषता ये है कि इसमें जो चित्र बनाए गए हैं वो कत्थई रंग में बनाए गए, कत्थई रंग में बनाए गए हैं और मानव की आकृतियाँ बनाई गई हैं। भले ही आज के दिन यह स्थानीय पत्थरों निकालने वालों ने क्षतिग्रस्त कर दिए हैं। मतलब जो भी आपके पेटसाल की गुफाएं थी या उडियार कह सकते हैं, उनसे वहाँ के स्थानीय लोगों ने पत्थर निकालना शुरू कर दिया, जिससे धीरे धीरे ऐसे प्रागैतिहासिक कालीन स्थल क्षतिग्रस्त होते जा रहे हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं मलारी गाँव। ठीक है, मलारी गाँव कहाँ है? ये चमोली में पड़ता है, आप सबने पढ़ा होगा। यहाँ से कुछ पुरातात्विक स्रोत जैसे कुछ समाधान या कुछ मृदभांड ऐसी चीज़ें प्राप्त हुई हैं जिनको हम आगे जानेंगे। 1956 ईस्वी में गढ़वाल हिमालय के मलारी ग्राम से कुछ मंडलकार समाधानों की खोज की थी। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, मंडलकार आपको याद रखना पड़ेगा। मंडलकार समाधानों की खोज की गई थी जिन्हें सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय शिव प्रसाद डबराल जी को जाता है। ठीक है, 1956 में शिव प्रसाद डबराल जी ने यहाँ पर खोज की थी। और जो यहाँ से शव मिले थे, उस टाइम के समाधान मिले थे, राहुल सांकृत्यायन जी ने इन समाधानों को खस जाति का समाधान बताया। जो भी मलारी गांव के समाधान मिले थे इनको इन्होंने क्या बताया है? खस जाति का समाधान बताया। ठीक है, फिर उसके बाद एक सर्वेक्षण और हुआ 1983 और 2001 में गढ़वाल विश्वविद्यालय के इतिहास पुरातत्व विभाग द्वारा मलारी गांव के क्षेत्र की समाधियों का सर्वेक्षण किया गया। ठीक है, जो गढ़वाल विश्वविद्यालय का इतिहास पुरातत्व विभाग था उसने यहाँ पर खोज की थी। तो उन्होंने क्या पाया? उन्होंने पाया कि प्रथम सर्वेक्षण में शिकार के लिए लोहा उपकरण और पशु का कंकाल मिला। ठीक है, इस पशु की पहचान हिमालय वृषभ के रूप में की जा रही है। तो इस विभाग ने पाया कि यहाँ से एक पशु का कंकाल मिला है और इस पशु को लेकर इतिहासकारों का मानना है कि जो हिमालय का वृषभ है ये उसका कंकाल है। ठीक है, जो यहाँ से प्राप्त कंकाल मिला है पशु का वो वृषभ का है जो कि हिमालय में पाया जाता था। फिर उसके बाद एक सर्वेक्षण और हुआ, एक संपूर्ण मानव कंकाल के साथ 100 के ऊपर एक मुखौटा मिला। ठीक है, किसका मिला? स्वर्ण मुखौटा मिला। ये कितने किलो का था? 5 किलो का था। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि यहाँ से एक मानव कंकाल मिला और जहाँ पर वो दफनाया गया था मानव कंकाल उसके ऊपर ही एक स्वर्ण मुखौटा मिला जो कि 5 किलो का था। और 10 भ्रातिका पत्रों के साथ एक कांसे का कटोरा मिला है। और मलारी गांव में समाधानों के काले और धूसर रंग के चित्रित मृदभांड मिले हैं जो कि हत्थे युक्त हैं। यहाँ से मिट्टी के कुछ बर्तन मिले हैं जिन्हें मृदभांड कहते हैं और वो कैसे कलर के हैं? एक तो काले कलर के हैं और धूसर कलर के हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी विशेषता है कि वो हत्थे युक्त हैं, उनमें हत्थे बना हुआ था उनको पकड़ने के लिए। सर्वप्रथम 1956 में मलारी गांव की खोज हुई। इसमें कुछ मंडलकार समाधानों की खोज की गई। किसने की? शिव प्रसाद डबराल जी ने की। और ये जो शव थे या समाधान थे इनको राहुल सांकृत्यायन जी ने क्या कहा कि ये खस जाति की समाधान है। उसके बाद हमने पढ़ा कि 1983 में गढ़वाल विश्वविद्यालय ने भी यहाँ पर खोज की थी और उन्होंने यहाँ पर एक पशु कंकाल की खोज की जिसकी तुलना किससे की जा रही है या समझा जा रहा है? उसे वृषभ से समझा जा रहा है, हिमालय वृषभ से। ठीक है,
उसके बाद हमने पढ़ा कि एक खोज और हुई थी, जो कि एक संपूर्ण मानव का कंकाल यहाँ से प्राप्त हुआ और उस शव के ऊपर एक स्वर्ण का मुखौटा था जो कि 5 किलो का था और 10 भ्रातिका पात्रों के साथ एक कांसे का कटोरा यहाँ से मिला है। आपको याद रखना है, कांसे का कटोरा मिला है। और यहाँ पर जो समाधान है उनके साथ काले और धूसर रंग के यहाँ पर मृद भांड मिले हैं। मिट्टी के बर्तन जो मिले हैं काले और धूसर रंग के मिले हैं, जो कि हत्थे युक्त हैं। ठीक है। और फिर हमें पता चला कि जो यहाँ मलारी गाँव के समाधान बना रखे हैं, ये पहाड़ी को काट काट के बनाए थे। ठीक है, चलो आगे दिया है चमोली का ग्वारखा गुफा। यहाँ चमोली से भी एक गुफा प्राप्त हुई है या उडियार प्राप्त हुआ है। चमोली का ग्वारखा गुफा, चमोली के डुंगरी गांव से अलकनंदा नदी तट पे एक गुफा प्राप्त हुई है जिसे गोरखा गुफा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस गुफा का नाम गोरखा इसलिए पड़ा क्योंकि जो गोरखा लोग थे नेपाल के, उन लोगों ने यहाँ पर मतलब लूट पुट करके जो भी ये मालधन लाते थे उसको छिपाने का एक जगह बनाया हुआ था। तो इसी चीज़ से इस उडियार का नाम गोरखा गुफा पड़ गया। तो जानते हैं गोरखा गुफा की खोज का श्रेय राकेश भट्ट जी को जाता है। मतलब इन्होंने एक तरह से बताया था कि यहाँ पर एक गुफा है करके। उसके बाद यह गुफा चमोली की डुंगरी ग्राम में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। इस गुफा की क्या विशेषता है? इस गुफा की विशेषता है कि यहाँ पर जो चित्र बने हैं उसमें पशुओं को हाका देकर भगाना और पशुओं को घेरना, ये चीज़ें दिखाई गई हैं। हाकना मतलब भगाना, ठीक है, और पशुओं को घेरना, इस टाइप के चित्र यहाँ पर दिखाए गए हैं। उसके बाद दिया है गुफा में मनुष्यों को त्रिशूल के आकार में अंकित किया गया है। तो एक बार क्वेश्चन भी बना था कि त्रिशूल आकार में अंकित मनुष्यों के चित्र या शैल चित्र कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो आपका आंसर होगा गोरखा गुफा से हुए थे। गुफा से मानव, बारहसिंगा, भेड़ के 41 रंगीन चित्र भी मिले हैं और जिसमें से 8 चित्र पशुओं के हैं और अन्य सभी मानव की आकृतियाँ हैं। ठीक है, मतलब यहाँ से कुछ चित्र ऐसे भी मिले हैं जो कि मानव और बारहसिंगा, भेड़ के हैं। टोटल यहाँ से 41 रंगीन चित्र मिले हैं जिसमें से 8 चित्र पशुओं के हैं और बाकी सब मनुष्य की हैं। ठीक है, कुछ अन्य स्थानों से प्राप्त प्रागैतिहासिक कालीन साक्ष्य। कुछ अन्य स्थानों की बात करते हैं जहाँ से प्रागैतिहासिक कालीन के साक्ष्य मिले हैं। अल्मोड़ा के कासार देवी मंदिर के समीप स्थित शैलाश्रय से 14 नृत्यकों के सुंदर चित्रण मिले हैं। कसार देवी मंदिर कश्यप पहाड़ी पर स्थित है। जो अल्मोड़ा का कसार देवी मंदिर है उसके समीप भी एक शैलाश्रय मिला है। शैलाश्रय आप समझ रहे हो ना, उडियार मतलब एक जगह जहाँ इंसान पहले रहता था। वहाँ से 14 नृत्य करते हुए मनुष्यों के चित्र मिले हैं। और जो कसार देवी मंदिर है ये कश्यप पहाड़ी पर स्थित है। बहुत ही अच्छी जगह है। मैं पिछली बार जब गया था वहाँ एक अलग ही मतलब आप कह सकते हो एक आकर्षण है। बहुत शांत मन रहता है। आप कभी उधर साइड जाओ तो कसार देवी जरूर जाना। और वहाँ पर एक अलग ही ऊर्जा है। मेरा मानना तो ये है कि हाँ, एक अलग ऊर्जा वहाँ पर पाई जाती है भाई। अल्मोड़ा के कालामाटी और मल्ला पैनाली से भी प्रागैतिहासिक कालीन चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, वहाँ पर भी कुछ उडियार हैं जिनसे शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। और कहाँ से प्राप्त हुए हैं? उत्तरकाशी की यमुना घाटी में स्थित हुडली, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हुडली, ठीक है, नामक स्थान से नीले रंग के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। मतलब जो भी यहाँ पर चित्र बने हैं वो नीले रंग में बने हैं। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि लाल रंग में चित्र मिल रहे थे या गेरुए रंग में मिल रहे थे या काले रंग में मिल रहे थे। तो इसलिए ये क्वेश्चन बन जाता है, कितनी बार अलग है ना थोड़ा नीला रंग। तो क्वेश्चन हमेशा आता है कि हुडली नामक स्थान से कैसे रंग के शैल चित्र मिले थे? तो आप बताओगे नीले रंग के शैल चित्र मिले थे। ठीक है, तो उसके बाद दिया है चमोली में स्थित किमनी गांव। जो किमनी गांव है वो थराली के पास पिंडा नदी घाटी में स्थित है। ठीक है, और यहाँ से क्या मिला है? यहाँ से हल्के सफ़ेद रंग के चित्रित हथियार और कुछ पशुओं के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। एक तो हथियार प्राप्त हुए हैं और दूसरे कुछ क्या हुए हैं? कुछ पशुओं के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। आपको याद करते हुए चलना है। ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ, जो किमनी गाँव है चमोली का, वहाँ से सफ़ेद हल्के रंग के चित्रित हथियार और कुछ पशुओं के शैल चित्र मिले हैं। और हुडली से कैसे मिले हैं? हुडली से नीले रंग के शैल चित्र मिले हैं जो कि ऊपर हम पढ़ चुके हैं। हटवाल घोड़ा शैल चित्र का संबंध अल्मोड़ा से और ठडुंगा शैल चित्र का संबंध उत्तरकाशी जिले से है। ठीक है, ये भी आपको याद करते हुए चलने। हटवाल घोड़ा शैल चित्र हैं वो अल्मोड़ा से मिले हैं और ठडुंगा शैल चित्र उत्तरकाशी मिले हैं। तो उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक कालीन से लेकर कोई भी डाउट अपने मन में ना पालें। आप सिंपल से समझे कि अगर शैल चित्र कह रहा है तो जो पत्थरों बने चित्र हैं, और शैलाश्रय बोल रहा तो ये समझो कि जो उस समय के आवास थे, मनुष्य जिनमें रहता था, उन्हें शैलाश्रय कहते हैं। ठीक है, और वो कहाँ कहाँ से मिले हैं हमने अभी तक जाना है। ठीक है, और कुछ आगे जानेंगे। प्रमुख खोज कहाँ कहाँ से उत्तराखंड से कुछ खोजें हुई हैं उनको जानते हैं। सर्वप्रथम हम जानते हैं कि उत्तराखंड में पुरातत्व जनक हेनवुड को माना जाता है। इन्होंने देवीधुरा से महापाषाणकालीन पुरावशेषों की खोज की थी। ठीक है, तो जो हमारे पुरातत्व के जनक कहा जाता है उत्तराखंड में, वो जाना जाता है हेनवुड जी को। इन्होंने क्या किया था? देवीधुरा से कुछ महापाषाण, जो कि देवीधुरा से कुछ महापाषाणकालीन अवशेषों की खोज की थी। ठीक है, उसके बाद यशोधर मठपाल जी को जानते हैं। यशोधर मठपाल जी ने भी खोज की है यहाँ पे, तो ये भी एक इतिहासकार है। इन्होंने रामगंगा घाटी में पाषाणकालीन अवशेषों की खोज की।
सबसे पहले तो ये क्वेश्चन बनेगा कि रामगंगा घाटी से पाषाणकालीन अवशेषों की खोज किसने की थी, तो आप बताओगे यशोधर मठपाल जी ने। एंड रामगंगा घाटी के नौलाग्राम में कपमार्क्स ओखली की खोज भी इन्होंने की थी। दो चीज़ें आपको याद करते हुए चलनी है यशोधर मठपाल जी से। एक तो रामगंगा घाटी में पाषाणकालीन अवशेषों की खोज की थी, अवशेष यहाँ से खोजे गए थे। और दूसरा इन्होंने क्या खोजा था, ओखली। ओखली मतलब जो कपमार्क्स होते हैं ऐसे गड्ढेनुमा, आप चित्र में देख सकते हैं, ये कपमार्क्स हैं। इनकी खोज भी रामगंगा घाटी से किसने की थी, यशोधर मठपाल जी ने की थी। 5 ताम्र मानव आकृतियों की खोज नैनीताल में 1999 ईस्वी में हुई और मंगोली शैल चित्र का संबंध नैनीताल जनपद से है। मंगोली एक जगह है यहाँ पे। तो जो 5 मानव आकृतियाँ हैं, ठीक है, वो भी किस में है, ताम्र की। ताम्र आप जानते हो ना, ताम्र की 5 मानव आकृतियाँ कहाँ से मिली हुई है, वो आपको नैनीताल से मिली। और इसकी खोज कब हुई, 1999 में हुई। क्योंकि वैसे देखा जाए ये आदि ऐतिहासिक काल के समय का है, ठीक है। जो ताम्र उपकरण प्राप्त हुए आपको आदि ऐतिहासिक काल में हुए, लेकिन कुछ चीज़ें पुरानी चीज़ों से संबंधित है, तो उस चीज़ को हम समझते हुए चलते हैं। तो सिंपल से आपको ये याद रखना है कि 5 मानव आकृतियाँ आपके कहाँ से प्राप्त हुई हैं, नैनीताल से हुई है। कब हुई, 1999 में हुई। उसके बाद 1951 में हरिद्वार के बहादराबाद से ताम्र उपकरण व मृदभांड की खोज की गई। मृदभांड से आप कंफ्यूज मत होना, मृदभांड होता है मिट्टी के बर्तन, ठीक है। और ताम्र उपकरण आपको पता है कुछ तांबे के उपकरण यहाँ से प्राप्त हुए होंगे, ठीक है। कब हुए, 1951 में हुए। इसको नोट डाउन करते हुए चलना। और उसके बाद 1953 में भी जगदत्त शर्मा द्वारा, इस टर्म को याद रखना, जगदत्त शर्मा जी ने यहाँ पर पाषाण उपकरणों और मिट्टी के बर्तनों की खोज की थी। कहाँ से की थी, हरिद्वार के बहादराबाद से की थी। तो क्या समझना है आपको, ये समझना है कि उत्तराखंड जो पुरातत्व के जनक हैं वो हैनवुड जी हैं, और यशोधर मठपाल जी ने यहाँ पर रामगंगा घाटी में पाषाणकालीन अवशेषों की खोज की। और रामगंगा घाटी के नौलाग्राम से भी इन्होंने कुछ कपमार्क्स खोजे, ठीक है। कपमार्क्स हम आगे पढ़ेंगे, जो कि आदि ऐतिहासिक काल के समय की चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये पूछा जाता है कि कहाँ कहाँ से कपमार्क्स किसके द्वारा खोजे गए, तो आपको याद रखना है रामगंगा घाटी से बोलेगा तो नौलाग्राम से, तो आपको सीधे बताना है कि यशोधर मठपाल जी ने यहाँ पर कपमार्क्स की खोज की थी और कुछ पाषाणकालीन अवशेषों की खोज की थी। लोगों का कन्फ्यूजन इसी में है कि भाई उत्तराखंड का इतिहास कैसा है, इतना विस्तृत नहीं है भाई, इतनी जानकारियाँ यहाँ नहीं है, ठीक है। अगर आप उसके संदर्भ में, भारत के संदर्भ में देखोगे तो इतनी जानकारियाँ नहीं है उत्तराखंड में। हाँ, जितनी भी है उनसे हम काम चला सकते हैं, उनसे कुछ जानकारी ले सकते हैं। अभी हम ऊपर बात कर रहे थे ताम्र उपकरण, तो उत्तराखंड से कुछ ताम्र उपकरण या आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं, और कहाँ कहाँ से ये हुई हैं इनको हम जानेंगे। क्योंकि जो पाषाण युग है उसके बाद धातु युग आया, और धातु युग में ही कि ताम्र उपकरण ये चीज़ें आई, ठीक है। 1989 में पिथौरागढ़ के बनकोट से 8 ताम्र उपकरण प्राप्त किए गए, जिन्हें अभी अल्मोड़ा के राष्ट्रीय संग्रहालय में संरक्षित किया गया है। देखो, जितने भी टॉपिक हैं इतिहास को लेके मैंने सारे इसमें कंप्लीट कवर किए हैं। इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलने वाला, जो भी होगा इतना ही होगा, ठीक है। अगर 1-2 नंबर का कुछ आता है तो भाई सभी के लिए आता है, और वो हर बार नया आता है, या उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। आप अगर इतनी चीज़ें कवर करके चलते हो तो बहुत अच्छी बात है, और इससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहेगा, और एक स्मार्ट अप्रोच के साथ अगर पढ़ाई करोगे तो चीज़ें समझ में भी आती हैं। तो हमने पढ़ा कि 1989 में पिथौरागढ़ के बनकोट से 8 ताम्र उपकरण प्राप्त किए गए, ठीक है। उन्हें अभी अल्मोड़ा में संरक्षित किया गया है। आगे है 1986 ईस्वी में अल्मोड़ा से एक ताम्र उपकरण प्राप्त हुआ है। एक 1986 में भी मिला, और एक आपको मिला है पिथौरागढ़ के बनकोट से। ऊपरी गंगा घाटी से ताम्र संचय प्राप्त हुए हैं। हरिद्वार के निकट बहादराबाद से ताम्र निर्मित ताम्र रिंग्स, चूड़ियाँ, कड़े इत्यादि खुदाई के वक्त मिले हैं, जिनकी खोज 1951 में हुई थी। जो ऊपरी गंगा घाटी में ताम्र उपकरणों से संबंधित खोज हुई थी वो 1951 में हुई थी। ये भी आपको याद करते हुए चलना है। और जो हरिद्वार का बहादराबाद है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो आपको याद रखना है कि यहाँ से तो क्या क्या प्राप्त हुए हैं। तो हरिद्वार के बहादराबाद से ताम्र रिंग्स, चूड़ियाँ, कड़े इत्यादि खुदाई के वक्त मिले हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि इतना ताम्र कहाँ से आ रहा था, इतनी ताम्र उपकरण तो बन रहे हैं, बट बन कहाँ से रहे हैं, इतना ताम्र कहाँ से संचय हो रहा है। तो कुमाऊँ और गढ़वाल में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ से ताम्र का संचय किया जाता था। तो ताम्र का संचय पोखरी से, धनपुर डोबरी से, अस्कोट से, यहीं से ताम्र का संचय होता था उस समय, ठीक है। यहाँ से ताम्र की खदानें थी, और यहाँ की जो खदानें थी वहाँ पर कौन सी जाति जुड़ी हुई थी, अगारी जाति यहाँ पर खनन का कार्य करती थी। ये क्वेश्चन बना हुआ है कि जो ताम्र खदान थे वहाँ पर कौन सी जाति काम करती थी, तो अगारी जाति करती थी। तो सिंपल है, बनकोट से 8 ताम्र उपकरण मिले हैं 1989 में, और 1986 में अल्मोड़ा से एक मिला है। ये पॉइंट मिस हुआ था कि 1999 में नैनी पातल से 5 मानव आकृतियाँ मिली हैं। आपको याद रखना है 5 मानव आकृतियाँ मिली हैं, वो भी तांबे की, ठीक है। और ऊपरी गंगा घाटी से तांबे का संचय होता था। हरिद्वार के बहादराबाद में तांबे की रिंग्स, चूड़ियाँ, कड़े इत्यादि मिले हुए हैं, और इनकी खोज 1951 में हुई थी। कुमाऊँ गढ़वाल में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ से तांबे का संचय किया जाता था। पोखरी, धनपुर, डोबरी, अस्कोट, यहीं से तांबे का संचय किया जाता था, और अगारी जाति इस खदान में काम करती थी, ठीक है। यहाँ तक आप शायद समझ गए होंगे। तो अभी तक हमने जाना कि जो प्रागैतिहासिक काल है, हमने पढ़ा ना कि इतिहास के 3 खंड हैं,
एक तो प्रागैतिहासिक काल, आधैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल हम पढ़ चुके हैं, उसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं है। आपके शैल चित्र जो कि शैलाश्रय जहाँ मानव रहा और जो पत्थर के औजार उसने यूज किए, इन चीज़ों में पढ़ा। और बाकी जो आपके शैलाश्रय हैं उसमें जो चित्र बने हैं उनसे हमें जानकारी मिलती है। तो शैल चित्र जरूर याद करना कि कौन कौन कहाँ से प्राप्त हुए हैं, जो हमने ऊपर बताए हैं, ठीक है। उसके बाद हम इतिहास के दूसरे टर्म्स को पढ़ते हैं, उत्तराखंड का आधैतिहासिक काल, ठीक है भाई। आधैतिहासिक काल क्या है? अब हमने पढ़ा प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल वो है जिसमें हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला था, ठीक है। जैसे अब पत्थर हैं और चित्र हैं, उसमें कोई लिखित साक्ष्य थोड़े थे, वो तो खाली एक बने थे ना, आकृति बनी थी या पत्थर के औजार मिले, उसके बारे में कोई लिखित साक्ष्य तो थे नहीं। तो वो था हमारा प्रागैतिहासिक काल। लेकिन आद ऐतिहासिक काल क्या है? आद ऐतिहासिक काल वो उस काल को कहा जाता है जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य तो मिले ही हैं, साथ में लिखित साक्ष्य भी मिले हैं। मतलब हमें लिखित रूप से जानकारी मिली है कि हाँ उत्तराखंड यहाँ पर स्थित है या उत्तराखंड में ये चीज़ें थीं। प्रागैतिहासिक काल में तो हमने ये चीज़ पढ़े नहीं, हमने तो खाली ये पढ़ा कि भाई वहाँ पर गुफाएं होती थी, शैल चित्र होते थे, उपकरण होते थे, आकृतियाँ होती थी, है नहीं। बट यहाँ हम पढ़ेंगे कि हाँ साक्ष्य हैं, लिखित साक्ष्य हैं। किसमें है? पौराणिक ग्रंथों में है। पौराणिक ग्रंथ क्या है आपके? ऋग्वेद हो गया, ठीक है, वेद सारे आपके पौराणिक ग्रंथ हो गए, और कुछ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, ठीक है, कौस्तुकी ब्राह्मण, ये चीज़ें आपकी, ये सारे पौराणिक ग्रंथ हैं। इन्हीं में उत्तराखंड की जानकारी मिली है और कुछ पुरातात्विक स्रोत भी मिले हैं। हमें जो आधैतिहासिक काल की जानकारी मिलती है वो कैसे मिलती है? एक तो पुरातात्विक स्रोत से मिलती है और दूसरा लिखित साक्ष्य से मिलती है। पुरातात्विक स्रोत में आपके जैसे कप मार्क्स हो गए या कुछ आकृतियाँ हो गई या कुछ ताम्र उपकरण हो गए, ठीक है। लिखित साक्ष्य क्या है? लिखित साक्ष्य में जैसे ऋग्वेद में उत्तराखंड को क्या कहा गया है, या बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड के लिए क्या यूज हुआ है, ठीक है, या कौन कौन से उस टाइम पे खंड थे, जैसे स्कंद पुराण में उत्तराखंड के लिए क्या चीज़ें यूज हुई हैं। तो ये चीज़ हम लिखित साक्ष्य में पढ़ेंगे। उत्तराखंड राज्य में उत्खनन और सर्वेक्षण के पश्चात आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित सामग्री प्रकाश में आई। अध्ययन की सुविधा दृष्टि से हम इन स्रोतों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। एक तो कप मार्क्स जो कि हमने ओखली आपको बताया था, ताम्र उपकरण, महापाषाण, सावधान और मृदभांड, ठीक है, इत्यादि। तो ये सब पुरातात्विक स्रोत हैं जिससे हमें आदि ऐतिहासिक काल में जो जो घटनाएं उत्तराखंड में हुई थी उस चीज़ की जानकारी मिलती है। अब हम पढ़ते हैं कप मार्क्स। कप मार्क्स आपको मैंने बताया कि ओखलीनुमा एक स्ट्रक्चर होता है जो कि पहले इंसानों द्वारा बनाए गए थे, गड्ढे पत्थरों में बनाए गए थे या पहाड़ियों पर बनाए गए थे। इनका उपयोग अभी तक तो हम जान नहीं पाए हैं कि किस लिए ये चीज़ें बनाई गई थी, बट ये है कि अगर ये आकृतियाँ बनी हैं तो कुछ ना कुछ महत्व इनका ज़रूर होगा, भले ही उस चीज़ की अभी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, ठीक है। विशाल शिलाखंडों और चट्टानों पर बने ओखली के आकार के उथले गोल गोल गड्ढे पुरातत्वीय भाषा में कप मार्क्स कहलाते हैं। ये जो आपको डायग्राम में दिख रहे हैं, ठीक है, ये क्या है? कप मार्क्स हैं। ओखली नुमा है ना, जिसमें धान कूटा जाता है, उस तरह के ये हैं। शायद इनके कुछ महत्व होंगे उस समय के, बट अभी क्या महत्व थे इस चीज़ की जानकारी हमें प्राप्त नहीं है, ठीक है। अगर कप मार्क्स की खोज की बात करें तो सर्वप्रथम 1856 में हैनवुड महोदय ने, हैनवुड हमने बताया जो कि पुरातत्व के जनक हैं उत्तराखंड के, चंपावत जिले के देवीधुरा नामक स्थान से इस प्रकार की ओखलियों का विवरण प्रकाशित किया। तो हैनवुड साहब ने क्या किया था? ओखली की खोज की थी या कप मार्क्स की खोज की थी। कहाँ से की थी? देवीधुरा से की थी। तो इन्हीं श्रेय जाता है इन्हें उजागर करने का, और साथ में इन्हें पुरातत्व जनक कहा जाता है उत्तराखंड का, ठीक है। उसके बाद 1877 में रिवेट कार्नक ने द्वाराहाट के शैल चित्रों का वर्णन किया और इन्हें यूरोप से प्राप्त शैल चित्रों के समान बताया। उसके बाद द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर से ही कार्नक को समांतर पंक्तियों में लगभग 200 कप मार्क्स मिले। तो 200 कप मार्क्स की खोज की गई थी रिवेट कार्नक द्वारा 1877 में चंद्रेश्वर मंदिर में, वो भी आपके द्वाराहाट में, ठीक है। पहले हमने पढ़ा था कि यशोधर मठपाल जी ने भी कुछ कप मार्क्स खोजे थे। कहाँ खोजे थे? पश्चिमी रामगंगा घाटी में खोजे थे, और इनकी संख्या कहीं पर 72 दी है और कहीं से 73 दी है, ठीक है। अजय रावत में 73 दी हैं। तो यशोधर मठपाल जी ने पश्चिमी रामगंगा घाटी में नौलाग्राम में कप मार्क्स खोजे। कितने खोजे? 73 खोजे। डॉक्टर यशवंत कठोर जी ने भी गोपेश्वर के समीप पश्चिमी नयार घाटी में कप मार्क्स की खोज की थी। MP जोशी जी ने भी कुछ देवीधुरा में कप मार्क्स की खोज की। और कप मार्क्स का संबंध महासम संस्कृति से है, जिसका सर्वप्रथम उल्लेख रिवेट कार्नक ने किया था, ठीक है। रिवेट कार्नक ने बोला था कि जो यहाँ की कप मार्क्स की संस्कृति है वो किससे मेल खाती है? महासम संस्कृति से। तो उन्होंने इसे महासम संस्कृति का नाम दिया था, ठीक है। ये तो हमने पढ़ा कि आदि ऐतिहासिक काल में जो स्रोत मिले थे पुरातात्विक, उसमें हमने कप मार्क्स पढ़े, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कुछ चित्रित धूसर मृदभांड। चित्रित धूसर मृदभांड PGW मतलब ऐसे मृदभांड, ऐसे मिट्टी के बर्तन जिसमें कुछ चित्र बने होंगे, ठीक है, और धूसर कलर के होंगे, ठीक है। उन्हें क्या कहा जाता है? चित्रित धूसर मृदभांड। मृदभांड से कन्फ्यूज नहीं होना है। जो भाड़े बर्तन होते हैं, हम बोलते हैं ना भाड़े बर्तन, वही समझ लो कि मिट्टी के बर्तन को मृदभांड कहते हैं। पूरी गंगा घाटी में ताम्र संस्कृति के पश्चात चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति का उन्नयन हुआ। तो इनके साक्ष्य की बात करें, ये मृदभांड कहाँ कहाँ से मिले हैं? एक तो अलकनंदा घाटी से मिले हैं थापली जगहों पे, और दूसरा यमुना घाटी में पुरोला एवं पश्चिमी रामगंगा घाटी से प्राप्त हुए हैं,
ठीक है, आपको याद रखना है कि अगर क्वेश्चन बनता है कि चित्रित धूसर मृदभांड कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं, एक तो अलकनंदा घाटी से और यमुना घाटी से और पश्चिमी रामगंगा घाटी से ये मृदभांड मिले हैं। आगे दिया है श्रीनगर गढ़वाल के निकट थापली नामक स्थान से मिली तस्तरियाँ, कटोरे, जार इत्यादि मिले हैं। ठीक है, ये भी आपके मृदभांड ही हैं और जिन पर काले रंग से 37 कैसे होता है सीधा, ठीक है, अनुलंबन रेखाएं, सूर्य प्रतीक, बिंदु, तरंगे, पत्ते और वनस्पति आकृतियों आदि का चित्रांकन किया है। मतलब जो भी यहाँ पे बर्तन मिले हैं आपको, कहाँ पे, श्रीनगर के थापली पे, ठीक है, श्रीनगर गढ़वाल में एक जगह थापली है, वहाँ पर जो भी आपके कटोरे, जार, जो भी बर्तन मिले हैं उनमें चित्र कैसे बने हैं, 36 रूप में बने हैं। उसमें सूर्य के चित्र बनाए गए हैं, तरंगों के बनाए गए हैं, पत्ते के बनाए गए हैं, ठीक है, कुछ वनस्पतियों के बनाए गए हैं। ऐसे कुछ ऐसे साक्ष्य भी मिले हैं जिससे धान की खेती के प्रमाण प्रस्तुत होते हैं। भले ही यहाँ पर कोई लोह उपकरण प्राप्त नहीं हुआ है। और इसके बाद बात करें यहाँ से PWG के साथ टेरिकाटा, चित्रित पक्षी, सुअर, अश्व जैसे पशुओं के दंत अवशेष, ताम्र के कड़े भी प्राप्त हुए हैं। ठीक, तो अभी तक हमने उत्तराखंड के आदि ऐतिहासिक काल के पुरातात्विक साक्ष्यों के बारे में पढ़ा। अब हम आदि ऐतिहासिक काल के लिखित साक्ष्यों के बारे में पढ़ते हैं। लिखित साक्ष्य वो साक्ष्य हैं जिनसे हमें उत्तराखंड की जानकारी मिलती है कि उत्तराखंड को सर्वप्रथम किस नाम से जाना जाता था, या कौन कौन सी जातियां यहाँ पर निवास करती थी, और उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों के क्या क्या नाम थे। इस चीज़ को हम लिखित साक्ष्य में पढ़ते हैं। उत्तराखंड में लिखित साक्ष्य का एकमात्र स्रोत पौराणिक ग्रंथ है। पौराणिक ग्रंथ जिसमें मैंने आपको पहले ही बताया कि जिसमें आपके वेद हो गए और जितने भी आपके ब्राह्मण हैं या पुराण हैं, ये चीज़ें उसमें सम्मिलित की गई हैं। ठीक है, मध्य हिमालय के आदि ऐतिहासिक काल को जानने का पर्याप्त लिखित स्रोत भी उपलब्ध है, जो कि वेद, पुराण, ब्राह्मण ग्रंथों में पुरातन संदर्भों के रूप में सुरक्षित है। मैंने आपको बताया कि जितने भी हमें लिखित स्रोत यहाँ मिले हैं वो किन से मिले हैं, या तो आपको वेद से मिले हैं, या पुराण से मिले हैं, या ब्राह्मण ग्रंथ से मिले हैं। आप सभी जानते हैं कि ऋग्वेद संसार का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। ठीक है, और उत्तराखंड नाम का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जिसमें इसे देवभूमि कहा गया है। तो कभी क्वेश्चन बनता है कि देवभूमि किसमें कहा गया है, तो ऋग्वेद में उत्तराखंड के लिए देवभूमि शब्द यूज किया गया है। ठीक है, उसके बाद ऐतरेय ब्राह्मण में उत्तर कुरुओं का निवास स्थल बताया गया है। उत्तराखंड में क्या बताया गया कि उस टाइम पे यहाँ पे उत्तर कुरुओं का निवास था। जैसा कि आप पुराण भी जानते होंगे, तो पुराण में क्या है, एक स्कंद पुराण है। स्कंद पुराण में 5 हिमालयी खंडों का उल्लेख किया गया। उसमें से 2 खंड उत्तराखंड में थे। कौन कौन से थे, मतलब सटीक आज की तरह कुमाऊं और गढ़वाल में विभक्त नहीं था। हाँ, ऐसा कह सकते हैं कि एक गढ़वाल एरिया था, तो गढ़वाल एरिया को उस समय कहा जाता था केदारखंड। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए कौन सा शब्द यूज हुआ है, तो गढ़वाल वाले हिस्से को केदारखंड, और जो कुमाऊं वाला हिस्सा था उसे मानसखंड कहा जाता था। स्कंद पुराण में 2 खंडों का नाम आता है, एक केदारखंड जो कि गढ़वाल के लिए यूज होता था, और एक मानसखंड जो कि कुमाऊं वाली एरिया के लिए यूज होता था। इनके बीच जो विभाजक का एक क्षेत्र था वो नंदा देवी पर्वत था। ठीक है, नंदा देवी पर्वत जो यहाँ पर स्थित है वही क्या करती है, गढ़वाल और कुमाऊं को अलग करती है, और इसका उल्लेख भी आपको यहाँ स्कंद पुराण में मिल जाएगा। उसके बाद पुराणों में केदारखंड और मानसखंड के संयुक्त क्षेत्र को ब्रह्मपुर, खसदेश, एलावर्त और उत्तराखंड के नाम से पुकारा गया है। तो ये आप याद रखना, जो केदारखंड और मानसखंड के संयुक्त क्षेत्र को ब्रह्मपुर, खसदेश, इलावर्त या उत्तराखंड कहा जाता था। जैसा कि हम जानते हैं, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है, और वहीं कौस्तकी ब्राह्मण में उत्तराखंड के लिए वाग्देवी का निवास स्थान बद्रिकाश्रम बताया गया है। ठीक है, 2 चीज़ें यहाँ से याद करना, ब्राह्मण ग्रंथों में भी उत्तराखंड का उल्लेख है। ठीक है, उसके बाद बौद्ध साहित्य पाली भाषा में उत्तराखंड के लिए हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड के लिए हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया है, मतलब उत्तराखंड को हिमवंत शब्द से संबोधित किया गया है। आगे दिया है, ऋग्वेद में आर्य 5 जातियों में विभक्त थे, उसमें से पुरु, त्रस्तु, अनु, यद और तिरवसु। ठीक है, अब इन जातियों में से उत्तराखंड में कौन शासन करता था उस समय, तो उस समय उत्तराखंड में त्रस्तुजन शासन करते थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बना है कि वैदिक काल में उत्तराखंड में कौन शासन करते थे, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा त्रस्तुजन। ठीक है, तो फाइनली उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास से संबंधित एक भाग हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने पूरे कवर कर दिए हैं। अब कुछ चीज़ें जो रह चुकी हैं वो ज़्यादा है नहीं, थोड़ी बहुत ही हैं, जैसे गढ़वाल हो गया, कुमाऊं हो गया, उसमें कुछ इतिहास है उनसे संबंधित, तो उस चीज़ को हम पार्ट 2 वाले वीडियो पे कवर कर लेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग तैयारी कीजिए और जितना हो सके उतनी स्टडी कीजिए और अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए। जल्दी ही कुछ ना कुछ भर्तियाँ आपको उत्तराखंड में देखने को मिल जाएंगी। आपको वीडियो कैसी लगी है, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है इस पर, तो आप लोग ज़रूर बताना। और मैं तो ये कहूँगा कि बस जितना हो सकता है आप लोग पढ़ाई करो और अच्छे से अपनी तैयारी पर ध्यान दो। तो मिलते हैं प्राचीन इतिहास के पार्ट 2 पे, तब तक के लिए धन्यवाद।